कल्पना कीजिए आपके सामने एक व्यक्ति लगातार आप पर आरोप लगा रहा है। उसकी आवाज़ तेज है, उसके शब्द आक्रामक हैं और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति आपको देख रहा है। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप भी अपनी आवाज़ ऊंची कर दें, भावनाओं में बह जाएं और ऐसी बातें बोल दें जिनका बाद में पछतावा हो। और दूसरा, आप केवल 3 सेकंड शांत रहें, एक सही सवाल पूछें और अचानक पूरी बातचीत की दिशा बदल दें। सामने वाला व्यक्ति बोलते बोलते रुक जाए, उसके चेहरे का आत्मविश्वास कम होने लगे और जो लोग कुछ क्षण पहले आपको कमज़ोर समझ रहे थे अब आपकी बात ध्यान से सुनने लगे। यही अंतर है सामान्य प्रतिक्रिया और लोया माइंडसेट में। एक अनुभवी वकील हर सवाल का जवाब जल्दी नहीं देता। वह पहले यह समझता है कि सवाल पूछा क्यों गया है, उसके पीछे कौन सी धारणा छिपी हुई है, कौन सा तथ्य मौजूद है और कौन सी बात केवल अनुमान है। वह सामने वाले की आवाज़ से प्रभावित नहीं होता, वह शब्दों के पीछे छिपी सोच को पढ़ता है। और आज इस वीडियो में आप किसी को धोखा देना या दबाना नहीं सीखेंगे। आप सीखेंगे कि दबाव में शांत कैसे रहना है, गलत आरोपों को स्पष्ट कैसे करना है, सही सवाल कैसे पूछने हैं और अपनी बात सम्मान के साथ इतनी मजबूती से कैसे रखनी है कि लोग उसे नज़रअंदाज न कर सकें। क्योंकि असली शक्ति सामने वाले को चुप कराने में नहीं है। असली शक्ति तब दिखाई देती है जब आप अपनी बात कहने के लिए चीखने पर मजबूर न हो। इस वीडियो में हम 7 ऐसी शक्तिशाली कम्युनिकेशन स्किल्स समझेंगे जो ऑफिस, परिवार, दोस्ती, रिश्तों, इंटरव्यू और रोज़मर्रा की असहमतियों में आपके बहुत काम आ सकती है। और अंत में मैं आपको एक ऐसी क्लोजिंग लाइन बताऊंगा जिससे आप किसी भी बेकार बहस को सम्मानपूर्वक समाप्त कर सकते हैं, बिना कमज़ोर दिखाई दिए। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, तुरंत जवाब मत दीजिए, पहले सवाल को समझिए। जब कोई अचानक पूछता है तुमने यह गलती क्यों की, तुम हमेशा लेट क्यों आते हो, तुम्हें जिम्मेदारी लेना कब आएगा, तो हमारा दिमाग तुरंत बचाव की स्थिति में चला जाता है। हम सफाई देने लगते हैं, मेरी गलती नहीं थी, ट्रैफिक बहुत था, मैंने तो पूरी कोशिश की थी। आपको पूरी बात पता नहीं है, लेकिन कई बार समस्या आपके जवाब में नहीं होती, समस्या उस सवाल के अंदर छिपी धारणा में होती है। उदाहरण के लिए, कोई कहता है तुमने काम खराब क्यों किया। इस सवाल में पहले यह मान लिया गया कि काम खराब हुआ है और जिम्मेदार केवल आप हैं। अगर आप तुरंत सफाई देने लगते हैं तो अनजाने में आप उस धारणा को स्वीकार कर लेते हैं। एक समझदार कम्युनिकेटर तुरंत बहस नहीं करता, वह शांत होकर पूछता है काम के किस हिस्से की बात हो रही है, या क्या हम पहले यह स्पष्ट कर सकते हैं कि समस्या वास्तव में कहाँ आई। अब आपने जवाब देने से इनकार नहीं किया, आप केवल बातचीत को अनुमान से निकालकर स्पष्टता की तरफ ले गए। यही वकील जैसी सोच है। 3 सेकंड का नियम। अगली बार कोई कठिन सवाल पूछे तो तुरंत बोलने के बजाय 3 सेकंड रुकिए। पहला सेकंड सांस लीजिए, दूसरा सेकंड सवाल में छिपी धारणा पहचानिए, तीसरा सेकंड तय कीजिए कि जवाब देना है, स्पष्टीकरण मांगना है या सवाल को बेहतर तरीके से दोबारा रखना है। मान लीजिए आपका दोस्त कहता है तुम हमेशा गलत फैसले लेते हो। आप तुरंत अपने पुराने फैसलों की सफाई देने लगे। उससे पहले पूछिए हमेशा से तुम्हारा मतलब किन फैसलों से है। यह छोटा सा सवाल एक बड़े आरोप को जांचे जा सकने वाले उदाहरणों में बदल देता है। हमेशा, कभी नहीं, हर बार, सब लोग और कोई भी नहीं, ऐसे शब्द अक्सर भावनाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं, तथ्यों में नहीं। इसी तरह परिवार में कोई कह सकता है तुम पूरा दिन फोन चलाते रहते हो। आपका जवाब यह नहीं होना चाहिए, नहीं मैं नहीं चलाता। इससे केवल टकराव बढ़ेगा। शांत होकर कहिए आपको सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की है, मेरे समय की, पढ़ाई की या नींद की। अब आरोप के पीछे छिपी वास्तविक चिंता सामने आएगी। शायद समस्या फ़ोन नहीं है, आपकी दिनचर्या है। और जब असली समस्या पता चल जाती है तभी असली समाधान निकलता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात याद रखिए, हर सवाल का जवाब सवाल से देना भी सही नहीं है। जहाँ आपसे वास्तव में गलती हुई है वहाँ बात घुमाने की बजाय जिम्मेदारी स्वीकार करना अधिक शक्तिशाली होता है। आप कह सकते हैं हाँ इस हिस्से में मुझे गलती हुई है, मैं इसे ठीक करने के लिए यह कदम उठा रहा हूँ। सच्ची जिम्मेदारी कमजोरी नहीं होती, यह आपके आत्मविश्वास और चरित्र का प्रमाण होती है। इसलिए पहला नियम यह नहीं कि कभी सीधा जवाब मत दो। सही नियम है
भावनाओं में आकर तुरंत जवाब मत दो। पहले समझो कि वास्तव में पूछा क्या जा रहा है। लेसन नंबर 2, लंबे भाषण से अधिक शक्तिशाली होता है एक सही सवाल। बहस में ज़्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं, वह सुनना बंद कर देते हैं और केवल अपना अगला जवाब तैयार रखते हैं। एक व्यक्ति कहता है तुम गलत हो, दूसरा कहता है नहीं तुम गलत हो। पहला कहता है मेरे पास ज़्यादा अनुभव है, दूसरा कहता है इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही हैं। और कुछ ही मिनटों में बातचीत तथ्यों से हटकर अहंकार की लड़ाई बन जाती है। स्टेटमेंट दीवार खड़ी कर सकता है, लेकिन एक ईमानदार सवाल दरवाज़ा खोल सकता है। कोई कहता है तुम्हारा आइडिया काम नहीं करेगा, तुरंत यह कहने की बजाय आपको कुछ पता ही नहीं है, पूछिए आपको इसमें सबसे बड़ा जोखिम क्या दिखाई दे रहा है। अब सामने वाले को अपनी बात स्पष्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है उसके पास वास्तव में कोई उपयोगी जानकारी हो, और अगर उसके पास केवल नकारात्मक राय है तो वह भी सामने आ जाएगी। अब 5 शक्तिशाली सवाल। जब कोई आपकी बात का विरोध करे तब आप इन प्रश्नों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? आपकी नज़र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कौन सी जानकारी मिलने पर आपका विचार बदल सकता है? हम दोनों किन बातों पर सहमत हैं? ध्यान दीजिए, इन प्रश्नों का उद्देश्य सामने वाले को फंसाना नहीं है। इनका उद्देश्य बातचीत को धुंधले आरोपों से निकालकर ठोस मुद्दों तक लाना है। मान लीजिए ऑफिस में कोई पूछता है, आपकी टीम कभी समय पर काम पूरा नहीं करती। आप भावुक होकर पूरी टीम का बचाव करते हैं, लेकिन बेहतर सवाल होगा, पिछले किन प्रोजेक्ट्स में देरी हुई और प्रत्येक देरी का मुख्य कारण क्या था। अब चर्चा व्यक्तित्व पर नहीं, प्रक्रिया पर होगी। इसी तरह कोई कहता है तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। आप यह मत कहिए मैं हमेशा सुनता हूँ। पूछिए किस स्थिति में आपको सबसे ज़्यादा ऐसा महसूस हुआ। हो सकता है कि आपको पता चले कि समस्या यह नहीं कि आप कभी नहीं भूलते। समस्या यह है कि एक खास परिस्थिति में आपने उनकी बातचीत काट दी थी। सही सवाल आरोप को अनुभव में बदल देता है और अनुभव को समझा जा सकता है। सवाल पूछने के बाद चुप रहिए। यहाँ अधिकतर लोग एक और गलती करते हैं। वह सवाल पूछते हैं और सामने वाले को जवाब देने का समय दिए बिना खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं। आपने पूछा आपको ऐसा क्यों लगा, और 1 सेकंड बाद खुद ही कह दिया क्योंकि आप हमेशा मुझे गलत समझते हैं। अब सवाल का प्रभाव समाप्त हो गया है। सवाल पूछने के बाद कुछ क्षण शांत रहिए, सामने वाले को सोचने दीजिए। कई बार व्यक्ति पहली बार अपने ही शब्दों को ध्यान से देखता है। शायद वह महसूस करे कि उसका आरोप बहुत बड़ा था। शायद वह अपनी बात सुधार दे। शायद कोई ऐसा तथ्य सामने आ जाए जो आपको पहले पता ही नहीं था। लेकिन सावधान रहिए, ऐसा सवाल मत पूछिए जिनमें अपमान छिपा हो। क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती? यह सवाल नहीं है, यह सवाल के रूप में छिपा हुआ हमला है। अच्छा सवाल जिज्ञासा पैदा करता है, बुरा सवाल शर्म और गुस्सा पैदा करता है। इसलिए दूसरा नियम याद रखिए, ज़्यादा बोलकर बातचीत पर कब्जा करने की कोशिश मत कीजिए। सही सवाल पूछकर बातचीत को स्पष्ट बनाइए। लेसन नंबर 3, बातचीत का फ्रेम पहचानिए। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही घटना देख रहे हैं। एक कहता है वह व्यक्ति बहुत जिद्दी है, दूसरा कहता है वह व्यक्ति अपने निर्णय पर दृढ़ है। व्यक्ति वही है, व्यवहार वही है, लेकिन जिस फ्रेम में उसे देखा गया उससे पूरा अर्थ बदल गया। फ्रेम का अर्थ है किसी स्थिति को देखने का नजरिया। बहस में जो व्यक्ति फ्रेम तय करता है वह अक्सर बातचीत की दिशा तय करता है। मान लीजिए कोई कहता है तुमने नौकरी बदलकर बहुत बड़ा जोखिम लिया। यह एक फ्रेम है, नौकरी बदलना यानी खतरा। आप कह सकते हैं हाँ इसमें जोखिम है, लेकिन क्या एक ऐसी नौकरी में वर्षों तक रुकना भी जोखिम नहीं है जहां सीखने और आगे बढ़ने की संभावना समाप्त हो चुकी हो? अब फ्रेम बदल गया है। पहले चर्चा केवल नौकरी छोड़ने के खतरे पर थी, अब चर्चा रुक जाने के खतरे पर भी है। इसी तरह कोई कहता है तुम बहुत शांत रहते हो, तुम में आत्मविश्वास नहीं है। आप रक्षात्मक होने की बजाय कह सकते हैं कम बोलना हमेशा कम आत्मविश्वास का संकेत होता है, या कभी कभी यह ध्यान से सुनने की आदत भी हो सकती है। यहाँ आपने सामने वाले पर हमला नहीं किया, आपने केवल उसके निष्कर्ष को एक दूसरे नज़रिए से देखने के लिए कहा। फ्रेम बदलने के 3 तरीके। पहला, मौजूदा फ्रेम पहचानिए। सामने वाला किस धारणा पर बात कर रहा है? क्या वह मान रहा है कि गलती केवल आपकी है? क्या वह परिणाम देख रहा है लेकिन परिस्थिति नहीं? क्या वह एक घटना से आपके पूरे चरित्र का निष्कर्ष निकाल रहा है?
दूसरा, छूटा हुआ पहलू सामने लाइए। पूछिए, क्या हम इसका दूसरा पक्ष भी देख सकते हैं? क्या इस परिणाम के अलावा प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है? क्या इस घटना में कोई और कारण शामिल हो सकता है? तीसरा, एक अधिक उपयोगी फ्रेम दीजिए। मान लीजिए कोई कहता है, हमारी मीटिंग असफल रही। आप कह सकते हैं, मीटिंग में निर्णय नहीं हुआ, यह सही है, लेकिन हमें 3 बड़ी समस्याएं समय रहते पता चल गई। क्या इसे पूरी तरह असफल कहना ठीक होगा? यह झूठी सकारात्मकता नहीं है। आप समस्या छिपा नहीं रहे, आप स्थिति की पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन फ्रेम बदलने और बात घुमाने में अंतर होता है। अगर कोई पूछे, रिपोर्ट समय पर क्यों नहीं दी, और आप कहें, समय से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो गुणवत्ता होती है, तो यह फ्रेमिंग नहीं, संभवतः जिम्मेदारी से बचना है। एक बेहतर जवाब होगा, रिपोर्ट देर से दी गई, जिसकी जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूँ। देरी इसलिए हुई क्योंकि 2 महत्वपूर्ण आंकड़े सत्यापित करने थे। आगे से सत्यापन और समय सीमा दोनों संभालने के लिए मैं यह प्रक्रिया अपनाऊंगा। यहाँ आपने तथ्य भी स्वीकार किया और पूरा संदर्भ भी दिया। यही परिपक्व फ्रेम कंट्रोल है। किसी को भ्रमित करना नहीं, बात को उसके सही और पूरे संदर्भ में रखना। इसलिए तीसरा नियम है, सामने वाले के बनाए हुए नजरिए में अंधाधुंध मत फंसिए। स्थिति को अधिक निष्पक्ष और उपयोगी फ्रेम में रखिए। लेसन नंबर 4, साइलेंस को कमजोरी नहीं, स्पेस बनाइए। बहस के दौरान एक ऐसा क्षण आता है जब आपका मन कहता है, कुछ बोलो, अभी जवाब दो। चुप रहे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन हर खाली जगह को शब्दों से भरना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी सबसे बड़ी शक्ति वह उत्तर होता है जिसे देने से पहले आपने कुछ क्षण रुकना चुना। मान लीजिए कोई गुस्से में कहता है, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। आप तुरंत प्रतिक्रिया दें, आप खुद कौन सा काम ठीक से करते हैं, तो बातचीत तुरंत लड़ाई में बदल जाएगी। इसके बजाय सांस लीजिए, कुछ सेकंड्स रुकिए, फिर शांत आवाज में पूछिए, क्या आप किसी विशेष काम की बात कर रहे हैं? यह विराम आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचाता है और सामने वाले को भी अपने शब्द सुनने का समय देता है। साइलेंस के 3 लाभ। पहला, यह आपको सोचने का समय देता है। भावना बहुत तेज होती है, लेकिन समझदारी को कुछ क्षण चाहिए। जब आप रुकते हैं तो आपका मस्तिष्क प्रतिक्रिया से निर्णय की स्थिति में लौटता है। दूसरा, यह सामने वाले की गति धीमी करता है। जब किसी को तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो वह कई बार अपनी ही बात दोबारा सोचता है। शायद अपनी भाषा नरम करे, शायद आरोप को स्पष्ट करे, शायद महसूस करे कि उसने सीमा पार कर दी है। तीसरा, यह आपके शब्दों का वजन बढ़ाता है। जो व्यक्ति बिना रुके लगातार बोलता है, उसकी महत्वपूर्ण बात भी शोर में खो सकती है। जो व्यक्ति सोचकर बोलता है, उसके छोटे वाक्य भी ध्यान खींचते हैं। लेकिन प्रभावशाली साइलेंस और डरे हुए साइलेंस में फर्क होता है। डरे हुए साइलेंस में व्यक्ति नजरें चुराता है, शरीर सिकोड़ लेता है और भीतर ही भीतर घबराता रहता है। प्रभावशाली साइलेंस में आपकी सांस सामान्य होती है, चेहरे पर संयम होता है और शरीर स्थिर रहता है। आपको सामने वाले को घूरकर डराना नहीं है, केवल अपनी उपस्थिति बनाए रखनी है। और याद रखिए, साइलेंस का इस्तेमाल किसी को मानसिक दबाव में डालने, सजा देने या कई दिनों तक बात न करने के लिए नहीं होना चाहिए। वह साइलेंट ट्रीटमेंट है, स्वस्थ कम्युनिकेशन नहीं। यहाँ साइलेंस का अर्थ है उत्तर देने से पहले एक छोटा जागरूक विराम, एक ऐसी जगह जहाँ गुस्सा कम हो सके और सही शब्द जन्म ले सके। अगली बार जब माहौल गर्म हो, मन ही मन कहिए, मुझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। सांस लीजिए, रुकिए, फिर बोलिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के शोर को नियंत्रित कर लेता है, उसे बाहर के शोर से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। लेसन नंबर 5, शब्दों से पहले भावना को सुनिए। कई बहस उस विषय के बारे में नहीं होती जिसके बारे में लोग बहस कर रहे होते हैं। माँ कहती है, तुम फोन बहुत चलाते हो। शायद उनके भीतर चिंता है कि आप अपने भविष्य पर ध्यान नहीं दे रहे। आपका साथी कहता है, तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। शायद असली भावना अकेलापन है। बॉस कहता है, यह काम बिल्कुल बेकार है। शायद वह किसी समय सीमा या ग्राहक की प्रतिक्रिया को लेकर दबाव में है। जब हम केवल शब्द सुनते हैं तो हम शब्दों से लड़ते हैं। जब हम भावना पहचानते हैं तो हम समस्या संभाल सकते हैं। भावना पहचानने का तरीका, अपने आप से पूछिए, इस व्यक्ति को इस समय गुस्से के नीचे क्या महसूस हो रहा है? क्या वह असुरक्षित है? क्या उसे नज़रअंदाज किया गया महसूस हो रहा है? क्या उसे नियंत्रण खोने का डर है? क्या वह सम्मान चाहता है? क्या वह केवल सुना जाना चाहता है?
उदाहरण के लिए कोई आपसे गुस्से में कहता है, तुम मेरी कोई बात गंभीरता से नहीं लेते। आप कह सकते हैं, लगता है आपको महसूस हो रहा है कि मैंने आपकी बात को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, मुझे बताइए। ध्यान दीजिए, आपने तुरंत यह स्वीकार नहीं किया कि हर आरोप सही है। आपने पहले उनकी भावना को पहचाना। किसी की भावना को मान्यता देना और उसके हर निष्कर्ष से सहमत होना अलग बातें हैं। आप कह सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, फिर भी मैं इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हूँ कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया। यह वाक्य बहुत शक्तिशाली है। इसमें सहानुभूति भी है और सीमा भी। भावनात्मक तापमान कम कीजिए। जब सामने वाला बहुत गुस्से में हो तो तुरंत तथ्यों का पहाड़ मत रखिए। पहले माहौल को सामान्य होने दीजिए। अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी रखें, वाक्य छोटे रखें, शब्द सरल रखें। आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ, एक एक मुद्दे पर बात करते हैं, या हम दोनों परेशान हैं, क्या हम 2 मिनट शांत होकर फिर इस बात पर बहस कर सकते हैं। कई बार बहस जीतने की सबसे अच्छी रणनीति उसी समय बहस न करना होता है, लेकिन इसका अर्थ मुद्दे से भागना नहीं है। समय तय कीजिए, अभी हम दोनों गुस्से में हैं, रात 8 बजे शांत होकर इस पर बात करते हैं। अब बातचीत स्थगित हुई है, समाप्त नहीं। अपनी भावनाओं को नाम दीजिए। जब आपको गुस्सा आए तो केवल यह मत कहिए, मैं ठीक हूँ। अपने भीतर पहचानिए, मुझे अपमानित महसूस हो रहा है, मुझे गलत समझे जाने का डर है, मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत नज़रअंदाज हुई है। भावना को नाम देने से उसका प्रभाव कम होने लगता है, और तब आप भावना के गुलाम बनकर नहीं, उसके पर्यवेक्षक बनकर बात कर सकते हैं। सामने वाले के गुस्से से मत लड़िए, उसके पीछे छिपी जरूरत को समझिए और अपनी भावनाओं को भी संभालिए। लेसन नंबर 6, राय नहीं प्रमाण मांगिए। कल्पना कीजिए, कोई पूरे आत्मविश्वास से कहता है, यह तरीका कभी काम नहीं करेगा। वह बहुत विश्वास के साथ बोल रहा है, लेकिन क्या उसके पास कोई प्रमाण है। हम अक्सर ऊंची आवाज को मजबूत तर्क समझ लेते हैं, जबकि आत्मविश्वास और सत्य एक ही चीज नहीं है। एक गलत बात भी बहुत विश्वास से कही जा सकती है। इसलिए किसी भी बड़े दावे पर 3 सवाल पूछिए। इसका आधार क्या है? क्या इसका कोई उदाहरण या आंकड़ा है? क्या कोई ऐसी जानकारी है जो इस निष्कर्ष के विपरीत जाती हो? मान लीजिए कोई कहता है, तुम हमेशा गलत फैसले लेते हो। पूछिए, मेरे पिछले 3 बड़े फैसलों में से आप किन फैसलों को गलत मानते हैं और उनके क्या परिणाम रहे हैं। अब बातचीत स्पष्ट आलोचना से ठोस उदाहरणों पर आ गई है। या कोई कहता है, ऑनलाइन पढ़ाई से कोई सफल नहीं हो सकता। क्या हम इसे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, या हमारे पास कोई व्यापक डाटा भी है? हो सकता है ऑनलाइन पढ़ाई हर व्यक्ति के लिए सही न हो, लेकिन किसी के लिए भी काम नहीं करती एक बड़ा दावा है जिसके लिए बड़ा प्रमाण चाहिए। अपने प्रमाण भी जांचिए। सिर्फ सामने वाले से सबूत मांगना पर्याप्त नहीं है, अपने विचारों पर भी वही कसौटी लगाइए। क्या आपने केवल एक वीडियो देखकर निष्कर्ष बना लिया? क्या आप किसी एक व्यक्ति के अनुभव को सार्वभौमिक सत्य मान रहे हैं? क्या जो आंकड़ा आप बता रहे हैं उसका स्रोत विश्वसनीय है? क्या वह आंकड़ा वर्तमान परिस्थिति पर भी लागू होता है? वकील जैसी सोच का अर्थ केवल दूसरे की बात में कमी निकालना नहीं है, इसका अर्थ अपनी बात की भी कठोर जांच करना है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी राय बदलने के लिए तैयार नहीं है, वह सत्य नहीं खोज रहा, वह केवल जीतना चाहता है। तथ्य, व्याख्या और भावना को अलग कीजिए। मान लीजिए कोई कहता है, तुमने मुझे जानबूझकर नज़रअंदाज किया। इस वाक्य में 3 अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तथ्य, आपने संदेश का जवाब नहीं दिया। व्याख्या, आपने जानबूझकर जवाब नहीं दिया। भावना, सामने वाले को उपेक्षित महसूस हुआ। आप कह सकते हैं, यह सही है कि मैंने संदेश का जवाब देर से दिया, लेकिन यह जानबूझकर नहीं था। मैं समझ सकता हूँ कि इससे आपको नज़रअंदाज किया हुआ महसूस हुआ। इस एक जवाब में आपने तथ्य स्वीकार किया, गलत व्याख्या स्पष्ट की और भावना का सम्मान किया। यही प्रमाण आधारित कम्युनिकेशन है। बड़े दावे को केवल इसलिए सच मत मानिए क्योंकि उसे आत्मविश्वास से कहा गया है। तथ्य मांगिए, स्रोत जांचिए और अपनी धारणाओं की भी परीक्षा कीजिए। लेसन नंबर 7, बहस को सम्मान के साथ समाप्त करना सीखिए। कई लोग बातचीत की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन अंत तक आते आते थक जाते हैं। गुस्से में कोई अपमानजनक बात बोल देते हैं, दरवाज़ा पटक कर चले जाते हैं, पुरानी बातें निकाल देते हैं, या जीतने के बाद सामने वाले को नीचा दिखाने लगते हैं, और उसी क्षण पूरी बातचीत का प्रभाव बदल जाता है। लोग अक्सर हर तर्क याद नहीं रखते, लेकिन उन्हें यह याद जरूर रहता है कि बातचीत के अंत में उन्हें कैसा महसूस हुआ। इसलिए एक मजबूत कम्युनिकेटर केवल बोलना नहीं जानता,
वह यह भी जानता है कि कब रुकना है। जब सहमति संभव हो, कहिए, अच्छा हुआ हमने इसे स्पष्ट कर लिया। हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि समस्या का समाधान जरूरी है। अब अगले कदम पर बात करते हैं। जब आंशिक सहमति हो, कहिए, हम कारण पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं, लेकिन समस्या के इस हिस्से पर हमारी सहमति है। शुरुआत वहीं से करते हैं। जब सहमति संभव न हो, कहिए, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन इस विषय पर मेरा निष्कर्ष अलग है। शायद हमें यहाँ असहमत रहते हुए बातचीत समाप्त करनी चाहिए। यह हार नहीं है। हर बातचीत का परिणाम सहमति नहीं होता। कई बार परिपक्वता का अर्थ यह स्वीकार करना है कि दो समझदार लोग एक ही जानकारी को देखकर अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जब सामने वाला अपमानजनक हो जाए, तो कहिए, मैं इस विषय पर बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपमानजनक भाषा में नहीं। तब हम सम्मान से बात कर सकें, तब बातचीत जारी रखेंगे। यह वाक्य सीमा तय करता है। इसमें धमकी नहीं है, चिल्लाहट नहीं है, लेकिन संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। जब बातचीत बार बार घूम रही हो, तो कहिए, हम अपनी बातें दोहरा रहे हैं और कोई नई जानकारी सामने नहीं आ रही है। यहीं रुकना बेहतर होगा। बहस खत्म करने के लिए आखिरी और सबसे शक्तिशाली लाइन याद रखिए। मेरा उद्देश्य आपको हराना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि हम समस्या को सही तरह समझें। अगर अभी यह संभव नहीं, तो हम बाद में बात करेंगे। यह लाइन आपके आत्मसम्मान को भी बचाती है और रिश्ते को भी अनावश्यक नुकसान से रोकती है, क्योंकि हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कुछ बहसें छोड़ देना ही जीत होती है। कुछ लोगों को उत्तर नहीं, प्रतिक्रिया चाहिए होती है। कुछ लोग समझने के लिए नहीं, आपको उकसाने के लिए बात करते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे समझदार निर्णय होता है अपनी ऊर्जा बचाना, अपनी सीमा स्पष्ट करना और वहां से हट जाना। बहस का अंत गुस्से, अपमान या विजेता बनने के प्रदर्शन से मत कीजिए। स्पष्टता, सीमा और सम्मान के साथ कीजिए। अब इन सातों स्किल्स को एक वास्तविक स्थिति में जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए ऑफिस में कोई आपके सामने कहता है, तुम्हारी वजह से पूरा प्रोजेक्ट खराब हुआ। तुम कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। पुराना तरीका क्या होगा? आप तुरंत बोलोगे, यह मेरी गलती नहीं है, बाकी लोगों ने भी काम नहीं किया था। आवाज़ ऊंची होगी। दूसरा व्यक्ति और आक्रामक होगा और कुछ ही क्षणों में मुद्दा प्रोजेक्ट से हटकर व्यक्तित्व की लड़ाई बन जाएगा। अब लोअर माइंडसेट इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले 3 सेकंड रुकिए, फिर पूछिए, प्रोजेक्ट के किस विशेष हिस्से की जिम्मेदारी की बात हो रही है। यह पहला लेसन है, तुरंत बचाव नहीं करना। फिर पूछिए, आपके अनुसार सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई। यह है दूसरा लेसन, सही सवाल पूछना। फिर कहिए, आइए पूरे प्रोजेक्ट को किसी एक व्यक्ति की गलती के रूप में नहीं, बल्कि प्रक्रिया की समस्या के रूप में भी देखें। यह है तीसरा लेसन, फ्रेम स्पष्ट करना। सामने वाला बोल रहा हो तो बीच में मत काटिए, कुछ क्षण सुनिए। यह है चौथा लेसन, साइलेंस और स्पेस। अगर वह गुस्से में है, तो कहिए, मैं देख सकता हूँ कि इस परिणाम से आप बहुत निराश हैं। मैं समस्या को ठीक करने पर ध्यान देना चाहता हूँ। यह है पांचवा लेसन, भावना पहचानना। फिर डेटा रखिए। मेरे हिस्से की 3 जिम्मेदारियों में से 2 समय पर पूरी हुई। तीसरे हिस्से में देरी हुई क्योंकि आवश्यक जानकारी देरी से मिली थी। उसके रिकॉर्ड यहाँ मौजूद हैं। यह छठा लेसन है, प्रमाण। और अंत में कहिए, जहाँ मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अब दोष तय करने की बजाय समाधान तय करते हैं। यह है सातवां लेसन, मजबूत और सम्मानजनक अंत। यही अंतर है प्रतिक्रिया और रणनीतिक कम्युनिकेशन में। दोस्तों, वकील की तरह सोचने का अर्थ चालाकी करना नहीं है। इसका अर्थ है जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालना, हर आरोप को सच मानकर सफाई न देना, सही प्रश्न पूछना, तथ्यों और भावनाओं में अंतर समझना, गुस्से के बीच में भी अपने शब्दों का चुनाव सही करना और अपनी बात रखते हुए सामने वाले की गरिमा का सम्मान करना। असली विजेता वह नहीं जो दूसरे व्यक्ति को चुप करा दे। असली विजेता वह है जो कठिन परिस्थिति में भी खुद पर नियंत्रण न खोए, क्योंकि जिस क्षण आपने अपना नियंत्रण खो दिया, उसी क्षण बातचीत ने आपको नियंत्रित करना शुरू कर दिया। आज से जब भी कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, इन 7 बातों को याद रखिए। पहला, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। दूसरा, सही सवाल पूछिए। तीसरा, बातचीत का फ्रेम पहचानिए। चौथा, साइलेंस से मत डरिए। पांचवा, शब्दों के पीछे की भावना सुनिए। छठा, प्रमाण मांगिए और अपने प्रमाण भी जांचिए। सातवां, बातचीत को सम्मान के साथ समाप्त कीजिए। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप अगली बहस में केवल अपनी बात साबित करना चाहते हैं या वास्तव में स्थिति को समझकर बेहतर समाधान तक पहुंचना चाहते हैं?
आपका उत्तर तय करेगा कि आप केवल बहस करने वाले व्यक्ति बनेंगे या एक शक्तिशाली कम्युनिकेटर। इन सातों में से आपको सबसे ज़्यादा किस स्किल्स की ज़रूरत है? क्या आप तुरंत भावुक हो जाते हैं? क्या आपके शब्द दबाव में साथ छोड़ देते हैं? या आप अपनी बात को अच्छी तरह रखते हैं लेकिन बातचीत समाप्त करना नहीं जानते? कमेंट में केवल एक नंबर लिखिए, 1 से 7 तक, और आज से एक अभ्यास शुरू करेंगे। अगले 7 दिनों तक किसी भी असहमति में जवाब देने से पहले केवल 30 सेकंड रुकिए। हो सकता है सामने वाला न बदले, लेकिन इन 3 सेकंड में आपका पूरा तरीका बदल सकता है। और जब आपका तरीका बदलता है तो धीरे धीरे आपके रिश्ते, आपका आत्मविश्वास और लोगों की नज़रों में आपकी पहचान भी बदलने लगती है। वीडियो उपयोगी लगा हो तो उस व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो छोटी सी बात पर जल्दी भावुक हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी बातचीत में आत्मविश्वास से कैसे बोले, भले ही आपके सामने वाला व्यक्ति आपसे ज़्यादा शक्तिशाली, अनुभवी या आक्रामक क्यों न दिखाई दे। याद रखिए, तेज आवाज़ कुछ क्षणों के लिए लोगों को शांत कर सकती है, लेकिन शांत दिमाग लंबे समय तक लोगों को प्रभावित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।